नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान और इजराइल में जारी जंग की। ईरान जंग पर सोनिया गांधी के सवालों से घिरी मोदी सरकार की। देखेंगे सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के दावे पर उठे सवालों को। राहुल ने इसी की नीयत पर क्यों उठाए सवाल। जानेंगे जाति जनगणना से क्यों डर रही है बीजेपी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर तंज, कहा बिहार में जेडीयू के टिकट भी अमित शाह बांटेंगे। कोलकाता एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, झारखंड में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। राहुल ने मेक इन इंडिया को कहा असेंबल्ड इन इंडिया, बोले मैन्युफैक्चरिंग 10 साल से सबसे नीचे, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, मोदी सिर्फ नारे उछाल रहे। कर्नाटक में अब फेक न्यूज पर होगी 7 साल की जेल। कर्नाटक मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज नाम से पेश होगा विधेयक, कैबिनेट की अगली बैठक में किया जाएगा पेश। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान और इजराइल में जंग छिड़ी हुई है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। ईरान की मिसाइलों से इजराइल में तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है और अब इजराइल ने ईरान के एक और कमांडर को मार गिराया है। वहीं ईरान की तरफ से भी तेल अवीव और इजराइल के पोर्ट शहर हाइफा में मिसाइल हमले किए गए हैं, जिसके बाद इजराइल के शहर सूने पड़ गए हैं। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच जंग भयानक होती जा रही है। इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर प्लांटों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। तो दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा रखी है। ईरान की तरफ से एक बार फिर तेल अवीव को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी गई। दोनों देशों के बीच चल रही जंग को रोकने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीजफायर की संभावना से कन्नी काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से इसकी कोशिश की जा रही है। जेनेवा में 3 देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरानी विदेश मंत्री के साथ बैठक की। 3.5 घंटे चली इस बैठक के बाद जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने कहा कि अच्छा नतीजा ये है कि हमें लगा कि ईरान बातचीत जारी रखने को तैयार है और सभी अहम मुद्दों पर बात करने को इच्छुक है। बैठक काफी गंभीर रही। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहे। हमने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकता। तो वहीं फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने कहा कि सैन्य कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा कर सकती है, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। हमने अफगानिस्तान, इराक और लीबिया में देखा है कि बाहर से सत्ता परिवर्तन की कोशिशें कितनी खतरनाक होती हैं। वहीं चीन भी इस मुद्दे पर इजराइल पर भड़का हुआ है। यूएनएससी में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फुकोंग ने कहा कि अगर जंग बढ़ती है तो न केवल दोनों पक्षों को अधिक नुकसान होगा, बल्कि क्षेत्रीय देश भी गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। हालांकि चीन ने ये नहीं कहा कि इस जंग से पश्चिम एशिया की कौन कौन सी क्षेत्रीय ताकतें प्रभावित हो सकती हैं। चीन ने अमेरिका पर आग में घी डालने का आरोप लगाया और उससे शांति के लिए जिम्मेदारी लेने को कहा। ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, तो दोनों देशों में चल रही जंग को लेकर सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने ईरान इजराइल टकराव पर बयान दिया है और इजरायली हमले की निंदा की है। उन्होंने इसको लेकर भारत सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए और मोदी सरकार को सलाह दी है। तो क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत के रुख को लेकर मोदी सरकार को सलाह दी है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में लिखे अपने लेख में सोनिया गांधी ने कहा है कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव कम करवाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। सोनिया ने लिखा, ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमारे साथ गहरे सभ्यतागत संबंधों से बंधा हुआ है। जम्मू और कश्मीर सहित महत्वपूर्ण मोड़ों पर इसका दृढ़ समर्थन करने का इतिहास है। 1994 में ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत की आलोचना करने वाले प्रस्ताव को रोकने में मदद की थी। सोनिया ने याद दिलाया कि ईरान में जब शाह का शासन था तब ईरान 1965 और 1971 के युद्धों में पाकिस्तान की तरफ झुका था, जबकि उसके बाद इस्लामी गणराज्य ईरान भारत के साथ बहुत अधिक सहयोगी रहा है। सोनिया ने याद दिलाया कि भारत और इजराइल ने हाल ही के दशकों में रणनीतिक संबंध भी विकसित किए हैं। ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तनाव को कम करने और शांति के लिए एक पुल के रूप में काम करें। कूटनीतिक लिहाज से भी लाभकारी है। लाखों भारतीय नागरिक पश्चिम एशिया में रह रही हैं और काम कर रही हैं, जो इस क्षेत्र में शांति को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाता है। वहीं इजराइल के ईरान और फिलिस्तीन पर हमले के बारे में सोनिया ने लिखा है कि इस कार्रवाई में पश्चिमी देशों से लगभग बिना शर्त समर्थन इजराइल को मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए बिल्कुल भयानक
और पूरी तरह से अस्वीकार्य हमलों की साफ तौर पर निंदा की। लेकिन हम इजरायल की भयावह और असंगत प्रतिक्रिया के सामने चुप नहीं रह सकते। सोनिया ने मोदी को दो टूक कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, भारत को साफ रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और तनाव कम करने तथा पश्चिम एशिया में बातचीत की वापसी को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध हर राजनयिक चैनल का उपयोग करना चाहिए। सोनिया गांधी ने ईरान और इजरायल की जंग को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल भारत पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर भी उठ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैंने जंग रुकवाई, पाकिस्तान भी अमेरिका को इसका क्रेडिट देता है, जबकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान की अपील पर यह सीज फायर हुआ। लेकिन अब पाकिस्तान ने भारत के इन दावों को खारिज कर दिया है, जिसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान में सीज फायर पर कौन झूठ बोल रहा है, भारत, पाकिस्तान या अमेरिका? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीज फायर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से अब जो बयान सामने आया है वो चौंकाने वाला है। पाकिस्तान ने सीज फायर को लेकर भारत के अब तक के दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारतीय मीडिया में ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर इशाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की थी। हम इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हैं कि भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की मांग की थी। पूरा घटनाक्रम ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने किसी से सीज फायर के लिए नहीं कहा। 10 मई 2025 को अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार को फोन पर यह सूचित किया था कि अगर पाकिस्तान चाहता है तो भारत सीज फायर के लिए तैयार है। पाकिस्तान बस इस पर सहमत हुआ था। पाकिस्तान ने साफ कह दिया है कि सीज फायर की पहल अमेरिका और सऊदी अरब ने की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो बार बार भारत और पाकिस्तान में सीज फायर कराने का क्रेडिट लेते रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार के दावे पर जरूर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बीच पाकिस्तान की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज दिए जाने के लिए नॉमिनेट किया गया है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से इसे लेकर बयान भी जारी कर दिया गया है। सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवालों से चुनाव आयोग भी घिरा हुआ है। आयोग ने हाल ही में चुनावी वीडियो फुटेज और तस्वीरों को सुरक्षित रखने की अवधि को 1 साल से घटाकर 45 दिन कर दिया, जिसे लेकर अब राहुल गांधी ने आयोग पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए जहर बताया है। तो और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ताजा फैसले पर जमकर हमला बोला है। दरअसल आयोग ने हाल ही में चुनावी वीडियो फुटेज और तस्वीरों को सुरक्षित रखने की अवधि को 1 साल से घटाकर 45 दिन कर दिया। आयोग का कहना है कि अगर इस दौरान कोई याचिका दायर नहीं होती तो डेटा नष्ट किया जा सकता है। इस फैसले को राहुल ने लोकतंत्र के लिए जहर करार दिया और आरोप लगाया कि सबूत जानबूझकर मिटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिन में ही मिटा देंगे। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। साफ दिख रहा है कि मैच फिक्स है और फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। आयोग का कहना है कि वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। साथ ही डेटा के दुरुपयोग का हवाला देकर आयोग ने इसकी अवधि कम कर दी। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि ये पारदर्शिता के खिलाफ है। कुल मिलाकर अपनी इस पोस्ट के जरिए राहुल ने सीधे सीधे चुनाव आयोग की नीयत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनाव आयोग इस वक्त चर्चा में है, तो देश में इस वक्त जाति जनगणना का मुद्दा गरमाया हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार और केंद्र के एनडीए सरकार पर लगातार हमलावर हैं। तेजस्वी ने एक आर्टिकल के जरिए अपनी बात रखी, जिसमें उन्होंने जाति जनगणना की जरूरत और बिहार में 85% आरक्षण की मांग को जोर शोर से उठाया। ऐसे में एनडीए की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो क्या कुछ कहा तेजस्वी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी माहौल के बीच जाति जनगणना का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर नीतीश कुमार और केंद्र के एनडीए सरकार को घेरा है। तेजस्वी का कहना है कि जाति जनगणना सामाजिक न्याय की नींव है, जो हाशिए पर पड़े समुदाय को उनका हक दिलाएगी। उन्होंने हाल ही में एक आर्टिकल में लिखा कि जाति जनगणना से सामाजिक आर्थिक हकीकत सामने आएगी, जिससे समानता का संवैधानिक वादा पूरा होगा। तेजस्वी ने बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर जाति जनगणना की मांग की थी, लेकिन जवाब न मिलने पर उन्होंने एनडीए की दोमुही नीति पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि बीजेपी और नीतीश सामाजिक न्याय की बात तो करते हैं, लेकिन कदम उठाने से कतराते हैं। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को डर है कि जाति जनगणना से आरक्षण बढ़ाने की मांग उठेगी, जो उनकी सियासत के लिए खतरा बनेगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने आरक्षण की भी बात लिखी। उनकी मांग है कि बिहार में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 85% की जाए और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि इसे कोर्ट में चुनौती न मिले।
तेजस्वी ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट की 50% सीमा अवैज्ञानिक है और भारत की सामाजिक हकीकत को नहीं दर्शाती। उन्होंने एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद एनडीए ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। तेजस्वी ने इस एक लेख के जरिए जाति जनगणना और आरक्षण को लेकर एनडीए सरकार को घेरने का काम किया है। चुनाव को देखते हुए आने वाले दिनों में इन मुद्दों के और गरमाने की संभावना है। एनडीए मुश्किल में दिखाई दे रहा है तो मुसीबत में एयर इंडिया भी है। अहमदाबाद के एयर इंडिया विमान हादसे के बाद डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। इसने एयर इंडिया को अपने 3 सीनियर अधिकारियों को हटाने का निर्देश जारी किया है। तो कौन है ये तीनों अधिकारी और क्यों इन पर की गई कार्रवाई, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया विमान हादसे के बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया को 3 सीनियर अधिकारियों को हटाने का आदेश दिया है। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग की चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। डीजीसीए ने ये कार्रवाई विमानन सुरक्षा नियमों यानी एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन की वजह से की। इन तीनों अधिकारियों को तुरंत क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े पदों से हटाने के लिए कहा गया। एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि डीजीसीए के आदेश को तुरंत लागू कर दिया गया है। कंपनी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर अब इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर की सीधे निगरानी करेंगे। दरअसल 12 जून को लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। विमान एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया, जिसके कारण यात्रियों और अन्य लोगों समेत करीब 275 लोगों की जान चली गई थी। डीजीसीए का ये कड़ा कदम हादसे की जांच और सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में उठाया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। एयर इंडिया हादसे ने देश विदेश में सुर्खियां बटोरी हैं, तो चर्चा योग दिवस की भी हो रही है। 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह जमा होकर लोगों ने योग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में थी तो पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में थे। लोगों ने योगासन करते हुए अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पिछले 10 सालों में ये योग दुनिया के 191 देशों में पहुंच गया है। देखिए रिपोर्ट। योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया और ये कदम वाकई में बहुत प्रभावशाली साबित हुआ। पिछले 10 सालों में योग दिवस पर 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुके हैं। इस साल भी भारत में इसे लेकर लोगों में भरपूर उत्साह दिखाई दिया। 11वें योग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में अपने संबोधन में कहा कि जब से संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया है, तब से ही दुनिया भर के अधिकतर देशों ने योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया है और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिकों के साथ योग किया। उन्होंने कहा कि योग का सीधा सादा अर्थ होता है जुड़ना और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरे विश्व को जोड़ा है। आंध्र प्रदेश और गुजरात ने योग में रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया। गुजरात के वडनगर में 2000 लोगों ने 2 मिनट 9 सेकंड तक भुजंग आसन करके ये उपलब्धि हासिल की। आंध्र प्रदेश ने 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। यहाँ 3 लाख लोगों ने एक साथ योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं 2000 आदिवासी छात्रों ने एक साथ 108 मिनट में 108 सूर्य नमस्कार करके बड़ी उपलब्धि हासिल की। आईटीबीपी के जवानों ने लेह स्थित 24 बटालियन के बॉर्डर आउटपोस्ट पर पैंगोंग झील के किनारे 14,000 फीट की ऊंचाई पर योग अभ्यास किया। इसके अलावा चीन, दक्षिण पूर्व एशिया, प्रशांत क्षेत्र के कई देशों ने योग किया और शारीरिक मानसिक कल्याण पर जोर दिया। जापान में भी योग के लिए 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। यूके में भी भारतीय प्रवासियों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर योग किया। इस मौके पर ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने भी संदेश भेजते हुए कहा कि इस साल की थीम एक धरती एक स्वास्थ्य दुनिया को एकजुट होने की याद दिलाती है। टाइम्स स्क्वायर से लेकर आईफिल टावर तक लोग योग करते दिखाई दिए। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कोई हीरो बने ये विश्व गुरु को पसंद नहीं, सो रामदेव के योगा का क्रेडिट भी खुद ले लिया। भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपने अपने प्यार के दम पर अब बता रहे हैं कि दुनिया में अशांति फैली हुई है, उसे योग से ही दूर किया जाएगा। फिलहाल पिछले 11 साल से व्याप्त देश की अशांति, जहां महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी और किसान, मणिपुर, पहलगाम, पुलवामा जैसे न जाने कितने ज्वलंत मुद्दे हैं, वहाँ शांति के लिए क्या कर रहे हैं आप?
बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।